नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी शासकीय योजनाओं पर नजर डालेंगे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग के द्वारा संबल पत्रिका का पुनर्प्रकाशन किया गया है। ये संबल पत्रिका वही पत्रिका है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाओं के बारे में दिया होता है। साथ ही इससे जुड़े हुए आंकड़े अपडेट किए जाते हैं। तो इस बार जो प्रकाशित की गई है संबल पत्रिका, उसमें आपको जून 2022 तक के आंकड़े प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो योजनाएं हैं वो आपको कहां पर उपयोगी हैं। तो आपको पता होगा कि हर वनडे एग्जाम में यहां से डायरेक्ट फैक्ट के रूप में प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जैसे कोई योजना है वो प्रारंभ कब हुई, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का नवीनतम अपडेट क्या है। ये सारे क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, इससे कितने लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। अगर मैं बात करूं मेंस के एग्जाम की, यानी सीजीपीएससी मेंस के एग्जाम की अगर बात करूं, तो मेंस में पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 5, साथ ही पेपर नंबर 7, ये 3 पेपर इन योजनाओं को शामिल करता है। पेपर नंबर 2 निबंध में आप योजनाएं और उनसे संबंधित आंकड़े पढ़ते हैं। इसके अलावा पेपर नंबर 5 जो कि अर्थव्यवस्था का पेपर है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा पेपर नंबर 7 का जो पहला खंड है, लोक कल्याणकारी योजनाओं के रूप में इसे शामिल किया जाता है। तो तीनों ही पेपर में ये योजना वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उससे संबंधित अपडेट को भी अपने आंसर में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा में आपके अंक जो हैं वो बेहतर आ सकते हैं। चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक आवश्यक सूचना है कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा 1 अगस्त से सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच लाया जा रहा है। ये बैच पूर्णतः ऑनलाइन होगी और इन क्लासेस की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा 2 अगस्त से सीजीपीएससी प्रीलिम्स प्लस व्यापम की एक बैच प्रारंभ की जा रही है। ये बैच ऑफलाइन होंगी और शाम के समय और सुबह 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक ये हमारे संस्थान में संचालित की जाएंगी। इसके अलावा उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप उड़ान आईएएस अकादमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। चलिए, तो बिना देरी किए आते हैं हमारे पहली योजना पर। पहली योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में कुछ योजनाओं के नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। यदि बात करें ये योजना कब प्रारंभ हुई है, तो आप देख पा रहे हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 से ये योजना प्रारंभ की गई है, जिसे वर्ष 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है। यानी वर्ष 2019-20 से ये योजना जो है वो किसानों को लाभ पहुंचा रही है। चलिए, तो हो सकता है आपको ये फॉन्ट एकदम क्लियर ना दिखे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इन स्लाइड्स में जितने भी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं वो आप तक पहुंचा दूं, ताकि आप अपने आंसर राइटिंग को बेहतर कर सके और वनडे एग्जाम के लिए भी आप सारे फैक्ट्स को तैयार कर सकें। चलिए, तो लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता, कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण, कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं।
कृषि में पर्याप्त निवेश एवं काश्त लागत में राहत देने के लिए, है ना, कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। तो ये तो हो गए योजना के उद्देश्य। लिखा क्या है कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, कृषि पर आधारित है। तो इन कृषि पर आधारित होने के कारण बहुत सारी असुविधाएं कृषकों को होती है, जैसे समय पर खाद न मिल पाना। मान लो अगर किसी वर्ष उत्पादन कम हुआ है, मान लो वर्ष 2016-17 में उत्पादन कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वर्ष 2017-18 में निवेश के लिए उसके पास पैसे की कमी होगी कृषक के पास। कृषकों को इसी असुविधा से बचाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की गई है। असल में इस योजना का बैकग्राउंड यह है कि जब राज्य सरकार सत्ता में आई थी, जब हमारे राज्य में भूपेश बघेल जी की सरकार सत्ता में आई थी, तो उन्होंने चुनावी वादा किया था कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगी कृषकों का जो धान है वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। उस समय यदि धान के एमएसपी की बात करूं तो वो लगभग 1850 रुपए के आसपास थी। अब बात ये आता है कि बीच में बचे हुए 650 रुपए प्रति क्विंटल 650 रुपए की राशि किसान को कैसे प्रोवाइड कराया जाए। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई रविंद्र चौबे जी की अध्यक्षता में। रविंद्र चौबे जी हमारे कृषि मंत्री हैं, आपको पता होगा। रविंद्र चौबे जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसके अनुशंसा के द्वारा हमने क्या किया, ये जो 650 रुपए की राशि है, 1 क्विंटल की राशि, इसको किसानों के खातों में पहुंचाने के लिए हमने प्रारंभ किया राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना के द्वारा 4 किस्तों में किसानों के खातों में पैसे अंतरित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे 1 एकड़ में कितना धान खरीदा जाता है, तो याद रखिएगा 15 क्विंटल धान किसानों से खरीदा जाता है 1 एकड़ में। इस प्रकार से लगभग 10,000 रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित की जाती। ये पहला चरण था। यदि दूसरे चरण की बात करूं तो दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ सरकार ने इनपुट सब्सिडी देना प्रारंभ किया। ये इनपुट सब्सिडी क्या होती है? कृषि कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही कृषकों के खातों में पैसों का अंतरण इनपुट सब्सिडी कहलाता है। यानी जैसे ही आपको पता होगा कि अभी धान बुआई अभी जुलाई में प्रारंभ हुआ है, लगभग मिड जून से, है ना, 15 जून के आसपास जब पहली बारिश होती है तो खेतों में कृषि कार्य प्रारंभ होता है। लेकिन जो कृषकों को पहली किस्त की राशि है वो कब प्रदान कर दी गई? 21 मई को प्रदान कर दी गई थी। इस वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। इस वर्ष 21 मई को पहली किस्त डाल दी गई है। यानी कृषि कार्य प्रारंभ होने से पहले ही उनके खातों में पैसे पहुंचा देना, ये क्या कहलाता है? ये इनपुट सब्सिडी है। तो किसानों के खातों में इनपुट सब्सिडी डाला जा रहा है ताकि वो कृषि के क्षेत्र में निवेश कर सके। आइए पढ़ते हैं इसमें। इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण, फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल की काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करने के साथ ही कृषकों को कृषि में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन तथा कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए जीडीपी में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि करना है। इतने सारे उद्देश्यों को लेकर के राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की गई है। चलिए, तो इनपुट सब्सिडी कैसे दी जाती है? मैंने आपको बताया कि इनपुट सब्सिडी वह राशि होती है जो कृषकों के खातों में अंतरित की जाती है। कब की जाती है? किसानी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व से यह प्रारंभ हो जाता है और 4 किस्तों में यह प्रदान की जाती है। तो 10,000 रुपए तो वो पहले चरण की बात थी, वर्ष 2019-20 की। वर्ष 2021-22 से हमने क्या किया है कि प्रति वर्ष 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी प्रारंभ की है।
अब 10,000 नहीं है, अब कितना है, 9,000 रुपए प्रति एकड़। याद रखेंगे इसको। इसके अलावा कोदो कुटकी रागी उत्पादक कृषकों को भी लाभ दिया जा रहा है। चलिए क्या लिखा है, वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि यह धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला या पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपए की राशि इनपुट सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी। बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है कि सर इनपुट सब्सिडी कहीं 9,000 लिखा है, कहीं पर 10,000 लिखा है। तो इसको समझिए, ये बोलना क्या चाहता है। यदि मान लीजिए कोई कृषक है, मान लीजिए ये कोई कृषक है जिसने पिछले वर्ष अपने खेत में क्या बोया था, पिछले वर्ष अपने खेत में बोया था धान। कब बोया था, वर्ष 2020-21 के दौरान या 21-22 के दौरान। यदि वो इस वर्ष यानी वर्ष 2021-22 में वो धान के बदले या तो दलहन बोता है, तिलहन बोता है, फोर्टिफाइड धान बोता है, गन्ना बोता है, इस प्रकार की जो फसलें जो मैंने अभी नाम गिनाए, यदि उनमें से कोई फसल बोता है, अन्य फसल, तो उसको इनपुट सब्सिडी के रूप में 10,000 रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। लेकिन यदि वो कृषक जिसने पिछले वर्ष अपने इस रकबे में धान बोया था अपने खेत में, इस वर्ष भी यदि वो धान ही बो रहा है, तो उसको 9,000 रुपए की राशि इनपुट सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक, तो ये हो गई कंफ्यूजन दूर करने वाली बात। यदि धान के बदले अन्य फसल बोया जाएगा तो 10,000 है, लेकिन यदि धान के बदले धान ही बो रहा है, यानी उसने फसल में कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो उसको इनपुट सब्सिडी के रूप में 9,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें योजना अंतर्गत कृषकों के फसलवार सर्वेक्षण एवं पंजीयन के लिए राजस्व विभाग द्वारा कृषकों के भू अभिलेख का शुद्धिकरण, अपग्रेडेशन एवं आधार से लिंक करने की कार्यवाही की गई है। अब जाहिर सी बात है, आप किसी योजना का लाभ कृषकों को पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट अपडेटेड हो। तो भू राजस्व विभाग के द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट है भू अभिलेख, उन सबको शुद्ध किया गया है, उनका अपग्रेडेशन किया गया है। इसके अलावा आपने सुना होगा भुइयां ऐप, तो भुइयां ऐप में भी इन सारे आंकड़ों को डाल दिया गया है। इसके अलावा सभी किसानों को आधार से लिंक कर दिया गया है। आगे देखिए, इनपुट सब्सिडी राशि की भुगतान की प्रक्रिया योजना के पोर्टल में पंजीकृत कृषकों को नोडल बैंक के माध्यम से किस्तों में इनपुट सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से की जा रही है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक, असल में इस योजना में जो राशि है वो कैश नहीं दिया जाता है, वो उनके खातों में अंतरित किया जाता है। ठीक, किसके माध्यम से, डीबीटी। आपने नाम सुना होगा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके माध्यम से उनके खातों में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। अब आते हैं किसानों को दी गई इनपुट सब्सिडी राशि की। तो इस योजना के तहत राज्य के किसानों को मई 2020 से लेकर 21 मई 2022 तक, यानी ये योजना जब से प्रारंभ हुई है, 21 मई 2020 को प्रारंभ हुई और 21 मई 2022 तक 12,900 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी उनके बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। तो टोटल कितनी राशि पहुंचाई जा चुकी है, तो याद रखिए 12,900 करोड़ उनके खातों में अंतरित किया जा चुका है। अब यहां पर सारे आंकड़े जो है ये पिछले वर्ष के भी हैं, ये पिछले वर्षों के आंकड़े हैं, है ना, वर्ष 2017, 18, 18, 19 इस तरीके से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये टेबल, ये टेबल
यदि मेंस की बात करूं तो यहां पर डायरेक्ट इन आंकड़ों को यदि आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आंसर प्रभावशाली बनता है। और यदि वनडे एग्जाम की बात करूं तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जैसे धान खरीदी वर्ष 2021-22 के दौरान कितनी की गई, तो याद रखिएगा 98 लाख मीट्रिक टन कितना धान खरीदा गया वर्ष 2021-22 के दौरान। तो याद रखिएगा 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है कृषकों के द्वारा। इसके अलावा यदि पंजीकृत कृषकों की संख्या की बात करें, किसानों की संख्या तो कितनी है, 24,06,560 कृषकों को इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया था। इसमें से कितने कृषकों ने धान बेचा है, बेचने वाले कृषक कितने हैं, याद रखिएगा 21,77,419। यदि रकबा की बात करूं कितना क्षेत्रफल इसके अंतर्गत पंजीकृत था, तो याद रखिएगा 30,10,880 हेक्टेयर एकड़, है ना, एकड़ के अंतर्गत ये पैसा दिया जाता है। तो एकड़ कितना, 30,10,880 एकड़। और यदि इस वर्ष राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा दिए जा रहे इनपुट सब्सिडी की बात करूं तो कितनी राशि दी जाएगी, तो याद रखिएगा लगभग 7,000 करोड़ रुपए जो है इस वर्ष राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा प्रदान किया जाना है। तो ये आंकड़े वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं। अगली योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। अभी हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में रही योजना है, क्योंकि वर्ष 2022-23 में 28 जुलाई को हरेली का त्योहार पड़ा। अभी कुछ दिन पहले आपने मनाया है हरेली तिहार। हरेली तिहार से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोमूत्र को भी शामिल कर लिया गया है। गोमूत्र को, यानी अब गौठानों के माध्यम से गोमूत्र की भी खरीदी की जानी है। चलिए, तो गोधन न्याय योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, पशुधन की खुली चराई पर रोक लगाकर खरीफ और रबी फसलों की सुरक्षा करना, द्विफसली क्षेत्र का विस्तार करना, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाना है। इतने सारे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है पशुपालकों की आय में वृद्धि करना। जाहिर सी बात है, जो भी पशुपालन कर रहा है उनसे गोबर की इसमें खरीदी की जाती है योजना अंतर्गत, तो पशुपालकों की आय में वृद्धि हो गई। इसके अलावा पशुधन की खुली चराई पर रोक लगाकर खरीफ और रबी फसलों की सुरक्षा करना। आपने एक शब्द सुना होगा, रोका छेका अभियान। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से चलाई जा रही एक तरीके से बोल सकते हो परंपरा है, जिसमें क्या किया जाता है कि जैसे ही धान बुआई होती है उसके बाद गांव के पशुओं को खुला नहीं छोड़ा जाता, उनको गौठान में रखा जाता है। वहां पर उनके चारे वगैरह की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है। तो इससे क्या होता है कि गाय जो है वो खुले में नहीं घूमती और फसलों की सुरक्षा होती है। ठीक। द्विफसली क्षेत्र का विस्तार करना और जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाना। इसे आप जोड़ सकते हैं भूमि स्वास्थ्य से। भूमि स्वास्थ्य में सुधार करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोबर खरीदी और भुगतान। ठीक। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये योजना प्रारंभ कब हुई है, तो याद रखिएगा ये योजना प्रारंभ की गई है 20 जुलाई 2020 से। इस दिन कौन सा त्योहार था? हरेली का तिहार था। ठीक। चलिए, गोबर खरीदी एवं भुगतान, वापस आते हैं टॉपिक पर। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना आज सबसे लोकप्रिय योजना का रूप ले चुकी है। आपको बता दें, ये लोकप्रिय केवल हमारे राज्य में ही नहीं है, बल्कि सेम हमको कॉपी किया है किसने? झारखंड राज्य ने।
झारखंड सरकार भी अब हमारे ही योजना की तर्ज पर गोधन की खरीदी करने जा रही है। ठीक, इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में गौपालकों को आमदनी का अतिरिक्त जरिया मिला है। इस योजना के तहत 2 रुपए किलो में अब तक 72.04 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है और गोबर विक्रेताओं को 144 करोड़ 7 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ये इस योजना से जुड़े हुए नवीनतम आंकड़े हैं। 2 रुपए किलो में खरीदा जा रहा है, ये तो आपको पता है क्योंकि जब योजना प्रारंभ हुई तो उस समय भी 2 रुपए था। ठीक, अभी तक कितना गोबर खरीदा गया है? तो ये जो आंकड़े हैं ये हैं जून 2022 के आंकड़े। जून 2022 तक 72.04 लाख क्विंटल गोबर जो है ये खरीदा जा चुका है और पशुपालकों के खातों में 144 करोड़ 7 लाख रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। कंपोस्ट क्रांति इसी गोधन न्याय योजना से जुड़ा हुआ शब्द है। हमने इस योजना के लक्ष्य में पढ़ा कि जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाना इसका उद्देश्य है। तो इस योजना के अंतर्गत जो गोबर की खरीदी की जा रही है उसको क्या किया जाए? उससे हम बनाते हैं कंपोस्ट। गौठानों में कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है और अलग अलग प्रकार के जैविक खादों का निर्माण किया जाता है, जैसे कंपोस्ट खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, सुपर कंपोस्ट हो गया, सुपर फास्फेट हो गया। इस प्रकार के खाद बनाए जाते हैं गौठानों में और उनको अलग अलग मूल्य में बेचा जाता है। तो इस योजना में ये जो कंपोस्ट क्रांति है इसके अंतर्गत यदि अपडेट की बात करूं तो गौठान समितियों को अब तक 71.04 करोड़ रुपए तथा महिला स्व सहायता समूहों को 45.92 करोड़ रुपए की राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है। ये इस योजना का अपडेट है। तो इस आंकड़े को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और वैसे ही ये जो पूरा क्लास में ले रहा हूं इसका पूरा पीडीएफ आपको उड़ान आईएएस अकादमी के एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप उड़ान आईएएस अकादमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां पे बहुत सारे पीडीएफ मैं समय समय पर देता रहता हूं, वो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क इस पीडीएफ के लिए नहीं देना होगा। चलिए अगला है 20 लाख क्विंटल से अधिक कंपोस्ट उत्पादन, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कंपोस्ट क्रांति। ठीक है, हम अभी तक कितना उत्पादन कर चुके हैं? 20 लाख क्विंटल से अधिक। और आपको पता होगा कि जितने भी किसान हैं जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले हैं उनको जैविक कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि उनको रासायनिक खाद जब वो खरीदते हैं सोसाइटी से तो उनको कुछ बोरे किसके प्रोवाइड कराया जाए? जैविक खाद के प्रोवाइड कराया जाए, जिससे भूमि सुधार हो, भूमि जो है वो धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य में सुधार करे। चलिए तो इसके आंकड़े पढ़ लेते हैं कि गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर से महिला समूहों द्वारा 15,28,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तथा 5,08,000 क्विंटल से अधिक सुपर कंपोस्ट खाद एवं 18,935 क्विंटल सुपर कंपोस्ट का निर्माण किया जा चुका है अभी तक। इसके अलावा विविध आय मूलक गतिविधियां संचालित कर, है ना, महिला समूहों के द्वारा विविध आय मूलक गतिविधियां संचालित कर अब तक 65 करोड़ 18 लाख रुपए की आय जो है अर्जित की जा चुकी है। ये पूरे छत्तीसगढ़ का अपडेट है। छत्तीसगढ़ में जितनी महिला स्व सहायता समूह हैं उनके गौठान में किए गए क्रियाकलाप के फलस्वरूप उन्हें 65 करोड़ 18 लाख रुपए की आय अर्जित हो चुकी है। अगला है गोबर से बिजली एवं प्राकृतिक पेंट। ये एक नवाचार है हमारे छत्तीसगढ़ में कि प्राकृतिक जो रंग है उसका निर्माण किया जाए। आपको पता होगा कि जितने भी पेंट आज की डेट में आते हैं, पेंट वार्निश वगैरह, वो सारे के सारे केमिकल रूप से बनाए जाते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं।
तो इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसी से बचने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में एक नवाचार किया जा रहा है कि गोबर से हम प्राकृतिक पेंट का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए कुछ जो संस्थाएं हैं उनसे एमओयू साइन किया गया है। ठीक, चलिए, राज्य में गौठानों से 12,013 है ना 12013 महिला स्व सहायता समूह जो है ये जुड़े हुए हैं, जिसकी सदस्य संख्या कितनी है 82,725। महिला समूहों में स्वावलंबन के प्रति एक नया आत्मविश्वास जागा है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है और गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट, नाम याद रखेंगे, कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के मध्य एमओयू साइन हो चुका है, यानी त्रिपक्षीय साइन हुआ है, जिसमें पहला नाम क्या है कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट, दूसरा नाम है भारत सरकार का खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और छत्तीसगढ़ सरकार का छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग। ये तीनों मिलकर के उत्पादन करेंगी किसका, पेंट का। किससे पेंट, गोबर से बने हुए पेंट का। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर गौठानों में दाल मिल एवं तेल मिलों की स्थापना की जा रही है। इसके संबंधित मैंने आपको कुछ समय पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, कुलगांव में बनाया जा रहा है गांधी ग्राम की स्थापना की गई है कुलगांव में, और कुलगांव में छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित बहुत सारी चीजें लगाई गई है। कांकेर जिले के अंतर्गत आता है कुलगांव, और यहाँ पर जो गौठान है वहां पर स्थापित किया गया है दाल मिल। इसके अलावा धान कुटाई के लिए ढेंकी लगाया गया है और अलग अलग प्रकार के संयंत्र वहां पर स्थापित किए गए हैं। ठीक, प्रथम चरण में 197 मतलब 197 गौठानों में दाल मिल तथा 161 गौठानों में तेल मिल की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि अभी तक क्या अपडेट है इसका, तो गोधन न्याय योजना से 2 लाख ग्रामीण और पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.15% महिलाएं हैं, यानी कुल जो लाभार्थी हैं उसमें 45.19% महिलाओं के नाम शामिल हैं। लाभान्वितों में से 1,18,977 भूमिहीन परिवार शामिल है। आपको पता होगा कि भूमिहीन परिवारों के लिए एक अलग से योजना हमारे यहाँ चल रही है, आगे पढ़ेंगे उसको, है ना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर योजना, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पशुपालक ग्रामीणों में से 31 मई 2022 तक 144 करोड़ रुपए का गोबर क्रय किया जा चुका है। इसके अलावा 20 लाख क्विंटल से अधिक कंपोस्ट का उत्पादन, राज्य में जैविक खेती को मिला प्रोत्साहन। ठीक है, तो कंपोस्ट कितना, 20 लाख क्विंटल से अधिक, कंपोस्ट क्रांति हुई है हमारे यहाँ, है ना। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एवं अन्य गतिविधियों से महिला समूहों को 65.15 करोड़ रुपए की आय हुई है। इसके अलावा गांवों में आय और रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। तो इतनी सारी चीजें जो है गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हमको पढ़ना है। सबसे पहले ये योजना प्रारंभ कब हुई है, तो 20 जुलाई 2020 को, हरेली त्योहार के दिन। इसका उद्देश्य क्या है, इसके अलावा इसके जो अपडेट है जून 2022 के आंकड़े, वो आपको सीधे एग्जाम में पूछेगा, तो आपको ये आना चाहिए, आपसे ये बनना चाहिए। ठीक, चलिए अगली योजना की तरफ चलते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित सबसे बड़ी योजना यदि कोई है
तो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, बहुत सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाई गई है। चलिए, ये प्रारंभ कब हुआ है तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2020 से ये योजना प्रारंभ हुई है। एकदम फैक्चुअल डेटा है, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से बन सकता है। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों की गरीब बस्तियों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को राशि वहन करनी पड़ती थी, यानी पैसा उनको देना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में होता क्या है कि इस योजना में मोबाइल मेडिकल यूनिट चिन्हांकित स्थलों पर जाकर लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं दवा वितरण करती है। इसके शुरू होने से लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मिलने से अब समय और पैसे की बचत होने लगी है। तो सबसे पहली बात आप इसमें याद रखिएगा कि ये जो योजना है वो शहरी क्षेत्रों में संचालित हो रही है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि स्लम जो क्षेत्र है, जो झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र है, वो शहरों में ज्यादा होते हैं। तो इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से वहां तक पहुंचकर, लोगों तक पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। यदि योजना के उपलब्धियों की बात करूं तो योजना अंतर्गत राज्य के 14 नगर निगमों के स्लम क्षेत्रों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा चिन्हांकित स्थलों पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा वितरण का कार्य किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात इसको याद रखिएगा कि जो हमारे 14 नगर निगम हैं, उन सभी नगर निगमों में इसे संचालित किया जा रहा है। और कितने मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाए जा रहे हैं? मोबाइल मेडिकल यूनिट बोलने का मतलब गाड़ियां हैं, जैसे एम्बुलेंस होता है वैसे ही उसमें डॉक्टर जो रहते हैं वो लोगों तक खुद जाते हैं और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, उपचार करते हैं और यदि आवश्यकता होती है तो उन्हें दवाइयां भी देते हैं। चलिए, अपडेट की बात करूं तो अब तक 28,418 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं और 20 लाख से अधिक मरीज जो है इनका इलाज किया जा चुका है। 3.97 लाख मरीजों का टेस्ट और 16.50 लाख मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी गई हैं। अब एक और अच्छी बात इसमें है कि 31 मार्च 2022 से इस योजना को नगर निगमों सहित 43 जो नगर पालिका परिषद और 111 नगर पंचायत हैं, इनके शहरी स्लम क्षेत्रों में भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ करने की घोषणा हो चुकी है और इसके लिए 60 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है ये प्रारंभ किया भी जा चुका है। तो याद रखिएगा, ये जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, ये 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 111 नगर पंचायतों में भी प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभिक जो चरण था वहां पर केवल 14 नगर निगमों में इसका संचालन हो रहा था, अब इन सभी नगरीय क्षेत्रों में इसका संचालन होने वाला है। और ये जो नया अपडेट इसमें है कि ये जो 43 नगर पालिक परिषद और 111 नगर पंचायत है, इनके लिए 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रारंभ किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत इसका भी नाम आता है। चलिए, अगली योजना है दाई दीदी क्लिनिक। महिला स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम क्या रखा गया है? दाई दीदी क्लिनिक। ये योजना प्रारंभ हुई है 19 नवंबर 2020 से। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद करेंगे। 19 नवंबर 2020 से दाई दीदी क्लिनिक प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? राज्य के शहरी क्षेत्रों की गरीब बस्तियों में निवासरत महिला श्रमिकों और किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसे महिलाएं संकोचवश पुरुष डॉक्टरों से चर्चा नहीं करना चाहती हैं। तो इससे क्या होता है? इससे वो बीमारी अपने आप बढ़ती रहती है और बाद में वो समस्या बढ़ जाती है। तो लोगों को ये समस्या ना हो, इसके लिए
दाई दीदी क्लिनिक प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जो डॉक्टर्स हैं वो भी महिलाएं हैं। महिला डॉक्टरों के द्वारा ही कैंप लगाया जाता है और महिला डॉक्टरों के द्वारा ही उपचार किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो महिलाएं जो है वो अपनी समस्याएं महिला डॉक्टर्स को आसानी से बता सकती है। इसी बात को ध्यान में रख करके इस योजना को प्रारंभ किया गया है। उपलब्धि क्या है? तो डेडिकेटेड महिला स्टाफ के माध्यम से महिला श्रमिकों और बच्चियों को निःशुल्क उपचार और परामर्श प्रदान किया जाता है। दूसरा चीज एकदम इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक हमारे छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है। नाम क्या है इसका? दाई दीदी क्लिनिक। वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नगर निगम रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में एक एक क्लिनिक का संचालन हो रहा है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में केवल 3 नगर निगम है जहां पर इसको संचालित किया जा रहा है। नाम क्या है? रायपुर, भिलाई और बिलासपुर। इसके अलावा अब तक 1282 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं और 96,887 से अधिक महिलाओं और किशोरी बालिकाओं का इलाज किया जा रहा है। ठीक है, किया जा चुका है। तो याद रखिएगा इसमें कि ये देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है। इसके अलावा रायपुर, भिलाई और बिलासपुर नगर निगमों में इसे संचालित किया जा रहा है। चलिए अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो दुर्गम क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। जैसे बस्तर वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ है, बहुत सारी घाटियां है। तो इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना अपने आप में चैलेंज होता है। इसी बात को एक्सेप्ट करके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना प्रारंभ की गई है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें हाट बाजार का आयोजन जिस दिन होता है उस दिन क्लिनिक वहां पर आयोजित किया जाता है, क्लिनिक लगाया जाता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, जैसा कि हम दाई दीदी क्लिनिक योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर देखते हैं, वैसा ही मोबाइल मेडिकल यूनिट इन दूरस्थ क्षेत्र के अंचलों में हाट बाजार के दिन संचालित किया जाता है और वहां पर डॉक्टर्स जो है वो उनका जो भी रोगी आते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, उनको परामर्श देते हैं, उनका उपचार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनको दवाइयां भी प्रदान की जाती हैं। तो ये 3 चीजें जो है हाट बाजार क्लिनिक के अंतर्गत किया जाता है। आइए पढ़ लेते हैं। दूरस्थ और पहुंच के दृष्टिकोण से दुर्गम क्षेत्रों में लोगों के लिए एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा महज एक कल्पना थी। ऐसे क्षेत्रों में विशेष डॉक्टरों की टीम द्वारा उन्हें गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अब इस योजना के माध्यम से गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा लोगों के घर तक पहुंच रही है। खासकर जो दुर्गम क्षेत्र है वहां के निवासियों के लिए ये योजना वाकई में एक वरदान साबित हुई है। चलिए, उद्देश्य क्या है? हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों, जनजातीय समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को आसान करना। यदि इस योजना के अपडेट की बात करूं, उपलब्धि की, तो अब तक 79,859 शिविरों का आयोजन हो चुका है और इसके माध्यम से 30.23 लाख से अधिक मरीज, है ना, 30.23 लाख से अधिक मरीज जो हैं इससे लाभान्वित हो चुके हैं। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी आ रही है। बिल्कुल, ये स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार न होना ही तो सबसे बड़ा कारण है हमारे छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर का। तो अब इस योजना के संचालन से स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हो रहा है और विस्तार हो रहा है, इसीलिए मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आ रही है। बस्तर में मलेरिया उन्मूलन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद। आपको पता होगा कि बस्तर में मलेरिया उन्मूलन अभियान जो है ये संचालित किया जाता है।
अब मलेरिया बहुत बड़ी समस्या है बस्तर वाले क्षेत्र में। जाहिर सी बात है, वहां पर सघन वन है, तो वहां पर मच्छरों की आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर मलेरिया का प्रकोप भी हमको देखने को मिलता है। तो मलेरिया के उन्मूलन के लिए वहां पर संचालित किया जाता है मलेरिया उन्मूलन अभियान। और मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों को मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से दवाइयां, उनका उपचार किया जाता है। तो इसके क्रियान्वयन में भी मदद हमको मिल रही है। इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में सुधार की सतत निगरानी इसके द्वारा रखी जा रही है। हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से 19,352 लोगों की HIV जांच, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जांच है, जिसको आप PDF से पढ़ सकते हैं। चलिए अगली योजना पर चलते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत सबसे बड़ी योजनाओं में से एक योजना है छत्तीसगढ़ सुपोषण अभियान। असल में जब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में या यूं बोला जाए कि जब NFHS 4 का आंकड़ा आया वर्ष 2015-16 के लिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये जब आया तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब थी। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाओं में एनीमिया का स्तर बहुत ज्यादा था, बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत ज्यादा था। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाए और महिलाओं को एनीमिया से मुक्त किया जाए। तो इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए आप, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 यानी NFHS 4 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषण से ग्रस्त थे। कितने प्रतिशत? याद रखिएगा, 37.7% बच्चे कुपोषण से पीड़ित थे। इसके अलावा 15 से 49 वर्ष की 47% महिलाएं जो है वो एनीमिया यानी रक्ताल्पता से पीड़ित थी, 47%। 47% बच्चे कुपोषण से ग्रस्त थे और 47% महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त थी। राज्य सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की। अब ये योजना प्रारंभ कब हुई? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती थी और इसी दिन से ये योजना प्रारंभ हुई है। और भी योजनाएं 2 अक्टूबर 2019 को बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ हुई हैं, उसमें से एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। देखिए अब इस योजना की उपलब्धि क्या है, क्या अपडेट है। तो योजना शुरू होने के समय वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में, है ना, यानी जब ये योजना प्रारंभ हुई 2 अक्टूबर 2019 को, तो प्रदेश के लगभग 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे। कब? 2 अक्टूबर 2019 की स्थिति में 4,92,000 बच्चे जो है ये कुपोषण से ग्रस्त थे और राज्य में अब तक 1,72,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। तो इसमें से 1,72,000 बच्चे जो है ये कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं, जो कि कुल कुपोषित बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा 39%। 39% बच्चे जो हैं वो कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5, ठीक है, NFHS 5 के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत 31.30% है। ठीक है, यानी NFHS 5 जो आया है इसके अनुसार कुपोषण कितना है? तो 31.3%, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत है 32.10, इससे कम है हम 31.30% कम है। ठीक, चलिए 85,000 महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। ठीक, तो 47% महिलाएं हमारे यहाँ कुपोषण से मुक्त थी, जिनमें से 85,000 महिलाएं जो हैं ये कुपोषण से मुक्त हो चुकी हैं।
योजना अंतर्गत 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 25 लाख हितग्राहियों को कोविड-19 के लॉकडाउन की अवधि के दौरान घर घर जाकर रेडी टू ईट का वितरण किया गया। आपको पता होगा कि वर्ष 2020 में जब कोविड-19 चल रहा था, उस समय ये जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं हमारे, वो बहुत ज्यादा सक्रिय थे। क्यों सक्रिय थे? क्योंकि उस समय एक तो छत्तीसगढ़ में ऐसे ही सुपोषण नहीं है, कुपोषण है ना, बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं। उस समय भी यदि खाना उनको ना मिले तो फिर तो कुपोषण और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से घर घर जाकर रेडी टू ईट फूड का वितरण किया है। चलिए, एनीमिया प्रभावित महिलाओं को आयरन, फॉलिक एसिड, कृमिनाशक गोलियां दी जा रही हैं। तो ये है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में पूछ भी चुका है, आगामी समय में भी पूछने की पूरी संभावना है। अगली योजना शिक्षा से संबंधित है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। इसका तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि वर्तमान में कितनी हो गई है इनकी संख्या, तो याद रखिएगा 247। ठीक है, 171 पहले थी, 171 पिछले स्कूली वर्ष में थे, विद्यालयीन वर्ष में, और इस वर्ष यदि बात करें तो 76 यानी 76 नए आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम के 32 नए स्कूल खोले गए हैं। 32 स्कूल संचालित हो रहे हैं स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल योजना। ठीक, चलिए इसको पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत संचालित सरकारी स्कूलों के प्रति विद्यार्थियों और पालकों का रुझान बढ़ाना है। देखिए, कुछ समय पहले जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 के प्रभाव के कारण आप जब एक रिपोर्ट आई थी, ASER रिपोर्ट, ठीक है, आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, प्रथम संस्था, जिसको पिछले साल इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस संस्था के द्वारा ASER रिपोर्ट जारी किया गया था। इस ASER रिपोर्ट में यह बताया गया था कि वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें नामांकन की दर बढ़ी है और प्राइवेट स्कूल्स में जो नामांकन की दर है वो कम हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण था कोविड के कारण बहुत सारे पालकों की नौकरियां चली गई, बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई, जिसके कारण वो स्कूलों की फीस पटाने में सक्षम नहीं रह गए। तो उस स्थिति में उनको संबल प्रदान करने और उनके बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किया गया और एक योजना प्रारंभ की गई जिसका नाम क्या है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, जिसके अंतर्गत इंग्लिश माध्यम में ही शिक्षा प्रदान की जाती है। चलिए, तो ये प्रारंभ कब से हुआ है, तो याद रखिएगा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से। आगे बढ़ते हैं। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से राज्य में 50 और नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने तथा प्रत्येक कक्षा में प्रवेश सीट की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की तर्ज पर राज्य में 32 हिंदी मीडियम उत्कृष्ट स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। तो हिंदी माध्यम के स्कूलों की संख्या पूछे तो 32 है और इंग्लिश मीडियम में याद रखिएगा अब कितने हो गए हैं, 247 हो गए हैं। ठीक, उपलब्धि क्या है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संख्या, राज्य में कुल 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय खोले गए हैं।
50 नए स्कूल इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किए जाएंगे और 50 इसमें जोड़ा जाना है। याद रखना 76 और जोड़ने का लक्ष्य जो है रखा गया है आगामी समय में। भवन की विशेषताएं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अधोसंरचना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्यार्थी प्रवेश, विद्यार्थी प्रवेश की अगर मैं बात करूं यानी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के 171 स्कूलों और 32 हिंदी माध्यम स्कूलों में लगभग 74,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। लगभग 74,000 विद्यार्थी इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना। अगली योजना है सुराजी गांव योजना। आपने नारा सुना है इसका, नरवा गरवा घुरवा बारी, एला बचाना है संगवारी। ठीक, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। तो छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में यदि सबसे बड़ी योजना यदि कोई है तो उसका नाम है सुराजी गांव योजना। ठीक, छत्तीसगढ़ मॉडल की जब छत्तीसगढ़ सरकार बात करती है तो वहां पर सबसे पहली योजना जिसका नाम आता है वो है सुराजी गांव योजना। सुराजी गांव योजना के 4 घटक हैं, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। नरवा का अर्थ होता है जल संसाधन, जल संसाधन का संरक्षण और जल संसाधन के जो साधन हैं उनमें अभिवृद्धि करना इस नरवा योजना का उद्देश्य है। आइए पढ़ते हैं। नरवा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य नरवा यानी बरसाती नाले के माध्यम से कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना है, साथ ही जल स्रोतों का संरक्षण और उनको पुनर्जीवित करना ताकि सतही जल बहकर अन्यत्र ना जाए, भूगर्भीय जल में वृद्धि हो और गर्मी के दिनों में भी नालों में जल की उपलब्धता बनी रहे। तो ये इसका उद्देश्य है। अच्छा, ये प्रारंभ कब हुआ है तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2019 से ये योजना प्रारंभ की गई है। इसकी उपलब्धि क्या है तो राज्य में 28,248 नरवा यानी नाले जो हैं ये उपचार हेतु चिन्हांकित किए गए हैं और इसमें से कितनों का सुधार किया गया है तो याद रखिएगा 9,541 ये किए जा चुके हैं उपचारित। ठीक, वन क्षेत्रों की यदि बात करें तो वन क्षेत्रों में छोटे बड़े 4,885 नालों के उपचार के लिए उपचार जो है ये किए जा चुके हैं। इसके अलावा वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 18,707 नालों का चयन ट्रीटमेंट हेतु किया गया है। तो ये आंकड़े वैसे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये योजना प्रारंभ कब हुई है। आपको एग्जाम में जब आप देखिए प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम में इसके आंकड़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो इसके आंकड़ों को जरूर लिखिए। चलिए, तो ये तो हो गया नरवा। अगला है गरवा। गरवा के अंतर्गत आप याद रखिए, गरवा के अंतर्गत आप गोधन न्याय योजना को भी लिख सकते हैं। गौठान जो मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में निर्मित किए जा रहे हैं या महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, इन सारी चीजों को आप गरवा योजना के अंतर्गत लिख सकते हैं। गरवा का अर्थ होता है गोधन यानी पशुधन, सीधे बोल सकते हैं पशुधन। पशुधन का विकास करना और पशुधन के माध्यम से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना इस गरवा योजना का उद्देश्य है। इसके माध्यम से हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करते हैं, साथ ही रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराते हैं। तो छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में पशुधन संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से गरवा कार्यक्रम के तहत गांवों में गौठानों का निर्माण किया गया है, जहां डे शेल्टर के रूप में पशुओं के लिए निःशुल्क चारे एवं पानी का प्रबंध सुनिश्चित किया गया है। तो गौठान योजना में जो मैंने आपको गोधन न्याय योजना में जो मैंने आपको रोका छेका अभियान के बारे में बताया, वहां भी इस गौठान का महत्व है, क्योंकि रोका छेका अभियान के अंतर्गत गायों को ला करके कहाँ रखा जाता है, गौठानों में। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये योजना प्रारंभ कब हुई है तो जिस दिन वो योजना प्रारंभ हुई है
नरवा योजना, उसी दिन से गरवा योजना। असल में ये चारों एक साथ ही प्रारंभ हुए हैं, ठीक, अलग से योजना प्रारंभ नहीं हुई है। चलिए, तो ये उपलब्धि क्या है इस योजना की कि योजना के द्वारा राज्य में 5 मई 2022 तक ग्राम पंचायतों में 10,624 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8,401 गौठान निर्मित हो चुके हैं और बाकी के जो गौठान है 2,223 वो निर्माणाधीन है। गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो की दर से क्रय तथा उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट सहित दिए, मूर्तियां, गमला, हस्तकला की बेहतरीन नमूने भी बनाए जा रहे हैं। ये हस्तशिल्प प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के शहरों और महानगरों में बेचे जा रहे हैं। तो गौठान का महत्व केवल गोधन न्याय योजना तक सीमित नहीं है। गोधन न्याय योजना के अतिरिक्त गौठानों को मल्टी यूटिलिटी सेंटर और कुलगांव में जो आपको बताया मैंने गांधी ग्राम का निर्माण किया गया है, वो भी गौठान ही है। इसके अलावा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की निर्माण की बात कही गई है वर्ष 2022-23 के बजट में, जब मुख्यमंत्री जी अपना बजट भाषण दे रहे थे, वहां पर उन्होंने गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में निर्मित करने की या विकसित करने की बात कही है, ठीक। तो ये है गौठान। घुरवा, घुरवा का सीधा सा अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां पर खाद निर्मित किया जाता है। खाद मतलब ऐसा नहीं कि रासायनिक खाद, ये खाद जैविक खाद होता है। असल में पहले हर गांव में गड्ढा होता था, उस गड्ढे में लोग अपने जो वेस्टेज पदार्थ हैं, जैसे गोबर हो गया या खाना खाने के बाद या सब्जी सुधारने के बाद जो बचे हुए कचरा है, उन सबको ले जाकर वहां डालते थे। इससे क्या होता था, वहां पर वो सड़ते थे और एक अच्छे खाद का निर्माण हो जाता था। उस खाद को वो कृषि कार्यों में प्रयुक्त करते थे। तो वैसे ही घुरवा का निर्माण जो है हमारे यहाँ किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, कृषि तथा जैविक अपशिष्टों से जैविक खाद का निर्माण कर रासायनिक खाद के उपयोग में कमी लाना, भूमि की उर्वरता में वृद्धि करना, कृषि उत्पादकता तथा कृषि आय में वृद्धि करना। चलिए, तो उपलब्धि क्या है, अपडेट की बात करें तो राज्य के 8,400 से अधिक गौठानों में 15,28,874 क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट, 5,08,390 क्विंटल सुपर कंपोस्ट, 18,935 क्विंटल सुपर कंपोस्ट, इस प्रकार से कुल 20,36,000 क्विंटल से अधिक जैविक खाद का निर्माण हो चुका है। और इनके विक्रय से 15 लाख, मतलब ये जो 20,36,000 क्विंटल है उसमें से 15,34,000 क्विंटल से अधिक जैविक खाद का विक्रय किया जा चुका है। अब यह कार्यक्रम आंदोलन का रूप ले रहा है। गोधन कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से 2 रुपए किलो की दर से 15 जनवरी तक 61.08 लाख क्विंटल गोबर खरीद कर स्व सहायता समूहों के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बनाया जा रहा है। तो आप गोधन न्याय योजना का जो उद्देश्य है वर्मी कंपोस्ट वाला, उसी को यहाँ पर लिखा गया है, आप उसको सेम टू सेम समझ सकते हैं। चलिए, अगला है बाड़ी। बाड़ी का अर्थ होता है बाड़ी। आपको पता होगा कि वर्तमान में मार्केट में आने वाली सब्जियों में रासायनिक खादों का कितना अधिक प्रयोग होता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर लेते हैं और कीटों से बचाने के लिए रासायनिक कीटनाशक प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है और कहीं ना कहीं वो हमारे जो आनुवांशिकी है इस पर भी प्रभाव डालता है। आपने नाम सुना होगा डाइक्लोफेनिक का। डाइक्लोफेनिक जो था ये एक प्रकार का कीटनाशक ही तो था जिसका प्रयोग किया जाता था फसलों में कीटों को मारने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे फूड चेन में शामिल हो गया और गिद्धों की विलुप्ति का बहुत बड़ा कारण बना था। गिद्ध जो हमको आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण
यही था। गिद्धों की विलुप्ति का बहुत बड़ा कारण था डाइक्लोफेनिक। तो हमारे स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम जैविक खादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। रासायनिक खाद के प्रयोग को कम करें और जैविक खादों का प्रयोग करें। इसके लिए बारी योजना 1 जनवरी 2019 से संचालित की जा रही है और प्रत्येक बाड़ी के निर्माण के लिए लगभग 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। एक बाड़ी के निर्माण के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसको याद रखिएगा, ये आंकड़ा यहां नहीं दिया है लेकिन दी जाती है। ठीक। राज्य के 146 विकास खंडों की ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ग्रामीणों एवं किसानों के यहाँ 1 लाख से अधिक बाड़ियों का विकास किया गया है। 1783 सामुदायिक बाड़ियां भी लगाई गई हैं, जिसका रकबा 1817 हेक्टेयर है। सामुदायिक बाड़ियों से 32,724 हितग्राही जुड़े हैं। तो ये इसका अपडेट है। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं अगली योजना में। अगली योजना है वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन। ठीक, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर वन अधिकार पत्र जो हैं ये बांटे जा रहे हैं, वन अधिकार पत्र। और इसी के अंतर्गत आपने ये चीज सुना होगा कि जगदलपुर पहला ऐसा नगर निगम बना है जहां पर वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। तो समझिए इसको क्या है। पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक निवासी वन अधिकार कानून मान्यता 2006 और संशोधन 2012 का उचित रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। देखिए, ये जो अधिनियम है जो वर्ष 2006 में आया है ना, नाम क्या है इसका? अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार कानून। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो 3 पीढ़ियों से यानी 75 वर्ष से अधिक समय से उस वन क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए वन अधिकार पत्र प्रदान किया जाए। इस वन अधिकार पत्र के द्वारा उन्हें वनोपजों के संग्रहण की और वन क्षेत्र में कृषि करने का अधिकार मिल जाता है। ठीक, तो ये योजना प्रारंभ हुआ है अगस्त 2019 में। लाभ क्या है? इस अधिनियम के माध्यम से वनांचलों में पट्टाधारी किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान न्याय योजना का लाभ मिलने लगा है। यानी उनको अल्पकालीन कृषि ऋण भी प्राप्त हो रहा है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत भी उनको शामिल किया जाता है। शासकीय व्यय पर औषधि एवं फलदार वृक्ष लगाने की योजना लाई गई है, जिससे वनांचलों में निवासरत किसानों को अतिरिक्त आय का एक स्थायी जरिया मिल गया है। उपलब्धि देखिए, अभी क्या क्या उपलब्धियां हैं इस योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की। तो वन अधिकारों के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। यानी सबसे ज्यादा वन अधिकार पत्र यदि कहीं वितरित किए गए हैं तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में। वर्तमान सरकार द्वारा पहल करते हुए सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को प्रदान किए जाने की शुरुआत की गई है। राज्य में 3,615 से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदान किया गया है, जिनका रकबा 36,59,347 एकड़ से अधिक है। ठीक, देखिए ये जो वन अधिकार पत्र है ये 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, एक व्यक्तिगत श्रेणी में और दूसरा दिया जाता है सामुदायिक श्रेणी में। यदि मान लो कोई समूह है जो चाहता है कि वन अधिकार जो वन क्षेत्र है वहां पर कृषि कार्य किया जाए और सबके सब आदिवासी जनजाति से संबंधित है, तो वहां पर जो पत्र प्रदान किया जाता है उसे कहा जाता है सामुदायिक वन अधिकार पत्र। और यदि कोई व्यक्ति है जो अपने व्यक्तिगत जमीन पर क्या करना चाहता है, या कृषि करना चाहता है या वनोपज संग्रहण करना चाहता है, तो उसके लिए व्यक्तिगत अधिकार पत्र बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 4,45,000 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण
किया गया है, जिसका रकबा 9,08,992 एकड़ से अधिक है। अगला देखिए, कुल 45,700 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका रकबा 49,57,443 एकड़ से अधिक है। ठीक, इस प्रकार व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों में कुल 58,66,435 एकड़ से अधिक वन भूमि का उपभोग का अधिकार प्रदान किया गया है। आंकड़े क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मेंस के लिए है, प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस में ही क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है। प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा यहां से पूछ सकता है ये योजना कब प्रारंभ हुआ है और वन अधिकार पत्र जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है, तो कौन है, जगदलपुर। इसको याद रखिएगा, मेंस में इस चीज को याद रखिएगा, व्यक्तिगत पत्र और सामुदायिक वन अधिकार पत्र। और अगर आप दोनों का इंडिविजुअल आंकड़ा याद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस आंकड़े को याद रखिए, कितना, 58,66,435 वन अधिकार पत्र टोटल जारी किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तेंदुपत्ता एवं वनोपज संग्रहण वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता जो है ये प्रमुख वनोपज है। ठीक है, हरा सोना हम इसको कहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण की दर की बात करें तो 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से इसका संग्रहण किया जाता है, इसकी खरीदी की जाती है। देखिए, राज्य में पहली बार समर्थन मूल्य पर प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के माध्यम से 11,839 कृषकों से 16.60 करोड़ रुपए मूल्य का जो वनोपज है ये खरीदा गया है। ठीक, इसमें अलग अलग वनोपजों के नाम जरूर दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, कितने कृषकों से, 11,839 और कितने रुपए का, 16.60 करोड़ रुपए का। कोदो कुटकी के प्रसंस्करण हेतु 5.34 करोड़ रुपए की लागत से उद्योग स्थापित किया जा रहा है। अलग अलग जगह पर कोदो कुटकी प्रसंस्करण यूनिट लगाए जा रहे हैं। जैसे आपने कांकेर का नाम सुना होगा, कांकेर में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहां पर ये लगाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में प्रथम बार भूरा अमचूर 8,000 रुपए तथा सफेद अमचूर 12,000 रुपए प्रति क्विंटल क्रय करने की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां से वनोपज से तो मेरे ख्याल से उतने क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने लघु वनोपजों की खरीदी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, तो याद रखना 65 लघु वनोपज खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ हर्बल्स के नाम से एक ब्रांड विकसित किया गया है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ के वनोत्पादों को बेचा जा रहा है। ठीक है, 139 वन धन विकास केंद्र हैं हमारे यहाँ, वहां पर यहाँ जो वनोपज संग्रहित किए जाते हैं, जो वनौषधियां संग्रहित की जाती है, उनको प्रसंस्कृत करके छत्तीसगढ़ हर्बल्स के नाम से बेचा जाता है। तो इस ब्रांड नेम को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ हर्बल्स। इसके अलावा आंकड़े दिए हुए हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक चीज और याद रख सकते हैं कि पूरे देश का लगभग 76% जो लघु वनोपज है ना, वनोपज, ये हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाता है संग्रहण। ठीक है, 76% जो लघु वनोपज पूरे देश का हमारे छत्तीसगढ़ के द्वारा संग्रहित किया जाता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। ये योजना प्रारंभ हुई है 1 जून 2020 से, 1 जून 2020 से लागू की गई है। चलिए, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना वर्तमान में देश में प्रति वर्ष लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लकड़ी का आयात होता है।
छत्तीसगढ़ राज्य में इमारती लकड़ी, इमारती, गैर इमारती तथा अन्य प्रजातियों के वृक्षों के रोपण हेतु आदर्श परिस्थितियां यथा पर्याप्त भूमि, अनुकूल जलवायु तथा श्रम शक्ति उपलब्ध है। निकट भविष्य में राज्य लकड़ियों के औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। निजी क्षेत्र, देखिए ये जो योजना है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, बेसिकली इसके अंतर्गत जो भूमि है उसमें वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी को शामिल किया गया है, आप याद रखिएगा, इसी योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है धान के बदले, तो उसको 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। तो निजी वाला जो सेक्शन है उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। अब देखिए, निजी क्षेत्र कृषकों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक या औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन, पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना तथा कृषकों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करते हुए उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक, पात्रता क्या है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक निजी भूमि की उपलब्धता के अनुसार तथा सभी ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। तो 3 कैटेगरियों में इसमें लाभान्वितों को डिफाइन किया गया है। कौन कौन सा? एक निजी, दूसरा ग्राम पंचायत और तीसरा संयुक्त वन प्रबंधन समितियां। चलिए, योजना के प्रावधान क्या हैं? तो गैर वनीय क्षेत्रों में इमारती, गैर इमारती, फलदार वृक्ष, बांस, अन्य लघु वनोपज एवं औद्योगिक पौधों का वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस हेतु उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार किए जाएंगे। जिस वन या राजस्व भूमि पर वन अधिकार पत्र दिए गए हैं उस भूमि पर भी हितग्राहियों की सहमति से इमारती, फलदार, बांस, लघु वनोपज एवं औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। देखिए, अब मैंने बताया कि 3 कैटेगरियों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण। ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण करने पर क्या होगा कि ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक एवं गैर वनीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो 1 वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक, और ये जो योजना है, ये जो राशि है वो 3 वर्षों तक दिया जाएगा। याद रखिएगा, 3 वर्ष तक किसको दिया जाएगा? ग्राम पंचायतों को। ठीक, तो 3 श्रेणियां मैंने बताया, एक ग्राम पंचायत है, एक निजी व्यक्ति है और तीसरा संयुक्त वन प्रबंधन समिति है। तो ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के जो राशि है, ग्राम पंचायत की जो राशि है उससे यदि आप वृक्षारोपण करते हो तो आपको 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कब दी जाएगी? याद रखिएगा, 1 साल के बाद दी जाएगी। जब ये देखा जाएगा कि हाँ भाई वृक्ष लग गया है, अब इसको बहुत ज्यादा खाद पानी देने की जरूरत नहीं है, तो उस स्थिति में 10,000 रुपए की राशि ग्राम पंचायत को दी जाएगी 3 वर्षों तक। निजी व्यक्तियों की यदि बात करें तो क्या होगा? जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो, यदि वे धान के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी यदि कोई निजी व्यक्ति, कोई कृषक जो है अपनी भूमि पर, यदि उसने पिछले साल धान बोया था, इस वर्ष यदि वो वृक्षारोपण करता है तो अगले 3 सालों तक उसको 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।
अब तीसरा है संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा वृक्षारोपण। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि में वृक्षारोपण किया जाता है तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को 1 वर्ष बाद 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक, और इसके अलावा एक और अधिकार इस संयुक्त वन प्रबंधन समिति को होगा कि यदि वो उस वृक्ष को काटना चाहे 3 वर्ष के बाद तो उसका भी अधिकार उसको होगा। ठीक, तो 10,000 रुपए की राशि और किसको दी जाएगी? संयुक्त वन प्रबंधन समिति को। तो सब जगह आप देख रहे हो 10,000 ही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन के द्वारा दी जाने वाली राशि कितनी है? तो कितनी है? 10,000 रुपए। चले आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ऐसे कृषि मजदूर जिनके पास खुद की कोई भूमि नहीं है, उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना संचालित की जा रही है। यदि योजना के उद्देश्य की बात करूं तो राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अच्छा, इसके अंतर्गत लाभार्थी कौन कौन है, पात्र कौन कौन है? तो पहला, ऐसे परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं, ये पहली पात्रता। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत धोबी, नाई, लोहार, गायता, पुजारी, बैगा, है ना, सरना, ये सारे लोग भी क्या है? पात्र है। शर्त केवल एक ही है कि उनके पास स्वयं की भूमि, कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। ठीक, सहायता राशि कितनी दी जाती है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रति वर्ष 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में सहायता राशि कितनी दी जानी है? 7,000 रुपए की सहायता राशि प्रति वर्ष दी जानी है। इसके अलावा इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 3,54,513 भूमिहीन परिवारों को, देखिए लाभान्वितों की संख्या पूछेगा तो याद रखना 3,54,513 इतने परिवार जो हैं वो लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक, इन परिवारों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष के मान से प्रथम किस्त के रूप में कुल 71.08 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। यानी पहली राशि जो है वो प्रदान की जा चुकी है। कितनी? 71.08 करोड़ रुपए, ये उनको प्रदान किया जा चुका है। आगे देखिए, उपलब्धि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राज्य में 3,54,513 परिवारों को सीधे आर्थिक मदद की जा रही है। तो याद रखिएगा, ये जो आंकड़ा है 3,54,513, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। नाम से ही स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार प्रदान करना, उनके आर्थिक स्तर को सुधारना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें मेन पॉइंट क्या है योजना में? देखिए, उद्देश्य है, रोजगार मिशन का उद्देश्य युवाओं को आय के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना तथा उनका जीवन स्तर बढ़ाना है। पृष्ठभूमि क्या है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूती के राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, मिलेट मिशन, लघु वनोपज का वैल्यू एडिशन सहित कई क्षेत्रों में काम हो रहा है। लाख और मत्स्य उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाख और मछली उत्पादन जो होता है उसको कृषि का दर्जा दिया जा चुका है। राज्य के विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए सी मार्ट प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इन्हीं सब प्रयासों को एकीकृत करने और रोजगार की नई संभावनाओं के सृजन के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन शुरुआत
की गई है। राज्य में लोगों को आर्थिक क्रियाकलापों से जोड़ने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संभवतः देश में पहली बार रोजगार मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ में ही की गई है। इस योजना के द्वारा आगामी 5 वर्षों में 10 से 15 लाख रोजगारों के नए अवसरों का सृजन करना इस रोजगार मिशन का लक्ष्य होगा। ठीक, इसके द्वारा बहुत सारे, देखिए ये जो मिशन है असल में क्या है कि बहुत सारी योजनाएं हमारे द्वारा चलाई जा रही है, हमारे सरकार के द्वारा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ले लीजिए, गोधन न्याय, कोई सी भी योजना ले लीजिए, इनके माध्यम से मेन काम क्या किया जा रहा है, जो युवा वर्ग है उसको लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं को एकीकृत करके एक रोजगार मिशन के रूप में परिणित करना, ये इस रोजगार मिशन का उद्देश्य है। और इस योजना के माध्यम से आगामी 5 सालों में 10 से 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन्हीं योजनाओं का असर आप बोल सकते हो कि अगर पिछला महीना जो था जून, उसमें छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.7% रही है, ऐसा मानना है हमारे राज्य के मंत्रिमंडल का या सत्ता पक्ष के नेताओं का कि ये योजनाओं का प्रभाव है। अब ये कितना सत्य है ये तो आप भी जानते हैं। चलिए अगली योजना है राजीव युवा मितान क्लब। किसी भी देश की या किसी भी राज्य की उन्नति का आधार होता है उसका युवा। युवा वर्ग की भागीदारी अर्थव्यवस्था या साइंस टेक्नोलॉजी या किसी भी क्षेत्र में जितनी ज्यादा होती है वो राज्य या वो देश उतना ही ज्यादा उन्नत होता है। इसलिए हमारे यहाँ जब अर्थव्यवस्था में जो श्रम बल की गणना होती है वो 15 से 59 वर्ग की आयु तक होती है। इसी आयु वर्ग के लोगों को रोजगार से जोड़ना, उनको सामाजिक कार्य से जोड़ना और उनको राज्य की योजनाओं में भागीदार बनाने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है, राजीव युवा मितान क्लब योजना। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो वनडे एग्जाम के लिए मैं सीधे बोलूंगा कि राज्य में 13,269 राजीव युवा मितान क्लब जो है ये गठित किए जा रहे हैं और इसके माध्यम से रचनात्मक कार्यों के लिए अनुदान जो है इस योजना के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, यानी युवाओं को संगठित किया गया, क्लबों का निर्माण किया गया और उन क्लबों के माध्यम से रचनात्मक कार्य कराए जा रहे हैं। अब रचनात्मक कार्य करना है तो जाहिर सी बात है फंड की भी जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इस पैसे को देने के लिए अनुदान की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत की गई है। तो आइए देखते हैं रचनात्मक कार्यों के लिए अनुदान। राजीव युवा मितान क्लब के गठन एवं संचालन के लिए जिलों को 19.43 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। राजीव युवा मितान क्लब के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो याद रखिएगा युवा मितान क्लब के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस वर्ष बजट में हुआ है। प्रत्येक क्लब को प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपए के मान से सालाना 1 लाख रुपया जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, हर 3 महीने में दिया जाएगा कितना, 25,000। तो इस तरीके से 1 साल में 1 लाख रुपया जो है प्रत्येक क्लब को प्रदान किया जाएगा। राज्य में 13,269 क्लबों को प्रति वर्ष कुल 132.69 यानी 132.69 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना, देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मितान क्लब योजना है और ये जो योजना है इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री मितान योजना। आपको पता होगा कि कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट बनाने में मान लो यदि कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो उसको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अलग से जो वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं
उनकी अलग से झिड़क उनको सुननी पड़ती है। इन सब चीजों से राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री मितान योजना। उद्देश्य क्या है, इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों, विशेषतः बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। क्रियान्वयन देखिए, प्रथम चरण में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यानी एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, नाम याद रखिएगा 14545 14545। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसके माध्यम से आप जब यहां पर फोन लगाएंगे तो मितान यानी जो कर्मचारी है वहां के, वो स्वयं आएंगे आप तक आपके डॉक्यूमेंट लेने के लिए, आपको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा। तो कितनी बड़ी सुविधा है ये, किसके लिए, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए और निरक्षरों के लिए। चलिए, ये योजना प्रारंभ की गई है 1 मई 2022 से, लेबर्स डे श्रमिक दिवस है उस दिन, उसी दिन से ये योजना प्रारंभ की गई है। कौन कौन सी सुविधाएं इसके अंतर्गत मिलेंगी, तो याद रखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, गैर डिजिटाइज्ड यानी कि भू रिकॉर्ड जो होता है, भूमि रिकॉर्ड, जैसे B1 हो गया, खसरा हो गया, है ना, इनकी प्रति, इसके अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण यानी गुमास्ता, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, ये सारी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। टोल फ्री नंबर याद रखिएगा 14545, ये एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो बहुत बड़ा खर्च होता है दवाइयों का, दवाइयां, इनका खर्च बहुत ज्यादा होता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये प्रयास किया है कि जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनको जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। जेनेरिक दवाइयां आपको पता होगा कम मूल्य में उपलब्ध होती हैं और समान रूप से वो कारगर होती हैं, समान फॉर्मूले की दवाइयां होती है। तो इसीलिए जेनेरिक दवाइयों के उपयोग को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने योजना प्रारंभ की है, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गरीब से गरीब व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। ठीक, आपको पता होगा कि अगर कोई ब्रांड की दवाइयां हैं तो वो कितनी महंगी आती है, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज तो आप जान रहे हैं, है ना, बहुत दवाई महंगी है। तो उन दवाइयों का प्रतिस्थापी होता है जेनेरिक दवाई। जेनेरिक दवाइयां सेम फॉर्मूले की होती है लेकिन सस्ती होती हैं। ये योजना प्रारंभ हुई है 20 अक्टूबर 2021 से, याद रखिएगा 20 अक्टूबर 2021 से ये योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स की स्थापना की गई है। लाभ क्या होगा, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स में अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य बोलने का मतलब होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसमें 50 से लेकर के 72% तक की छूट दी जाती है। ठीक, तो बहुत ही कम मूल्य पर ही दवाइयां उपलब्ध हो जाती हैं। इन मेडिकल स्टोर्स में 251 प्रकार की जेनेरिक दवाइयां तथा 52 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उपलब्धि, तो याद रखिए, राज्य के अलग अलग शहरों में 194 धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स जो है ये संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य है 194 का, जिसमें से 159 तो संचालित हो भी रही हैं। याद रखिएगा 194 का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 159 संचालित हो रही हैं। इसके अलावा इस योजना से अब तक कुल 17,92,000 ग्राहक लाभान्वित हो चुके हैं।
और दवा खरीदने वाले ग्राहकों को कुल 17 करोड़ 38 लाख रुपए की बचत हो चुकी है। तो ये है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा पीडीएफ है ये आपको मिलेगा उड़ान आईएएस अकादमी के एप्लीकेशन पर। तो प्ले स्टोर में जाइए, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ये पूरा पीडीएफ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप इससे बचने के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सेम पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार बार बार छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में प्रदर्शित करती है और इसका बहुत अधिक प्रचार किया जा रहा है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।